आज हम आप लोगों के लिए एक न्यू चैप्टर प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगें, प्रकाश वैद्युत प्रभाव द्रव्य तरंगें, इस चैप्टर की सभी टॉपिक लेके आए हैं। एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त, एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर समाप्त। सभी इस वीडियो के सभी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। अगर आप लोग वीडियो को स्किप करते हैं तो आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है। और जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो क्या करना है, आपको बेल आइकन को प्रेस करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो इसी के साथ हमारा पहला टॉपिक है आपका, देखिएगा, विकिरणों की द्वैत प्रकृति। क्या है विकिरणों की द्वैत प्रकृति? तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ यह है कि विकिरण की दोहरी आवृत्ति होती है, दोहरी आवृत्ति होती है, जैसे तरंग प्रकृति, फिर दूसरा क्या है, कण प्रकृति। तो विकिरण कितने कैसी आवृत्ति होती है? दोहरी आवृत्ति होती है, तरंग प्रकृति, दूसरा कण प्रकृति। तो विकिरण में होने वाली कुछ घटनाएं जैसे व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण की व्याख्या विकिरण की तरंग प्रकृति मानकर की गई। इसमें क्या होता है, जो किरणें आती हैं तो इसको तरंग प्रकृति मानकर की गई। इसके बाद में इसके विपरीत कुछ ऐसी घटनाएं जैसे प्रकाश वैद्युत प्रभाव, कांपटन की व्याख्या, जैसे किरण आती है तो एक बिंदु से निकल कर जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव हो गया, कांपटन की व्याख्या हो गई, विकिरण की कण प्रकृति मानकर की गई, विकिरण की कण प्रकृति मानकर की गई। इससे स्पष्ट यह है कि विकिरण में दो प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। एक तो आपको ये पता हो गया, एक आपकी तरंग प्रकृति होती है, दूसरा भैया कण प्रकृति होती है। तो विकिरण में कितने प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं? दो प्रकार के गुण विद्यमान होते हैं। तो विकिरण की इस प्रकृति को हम लोग क्या कहते हैं? द्वैत प्रकृति कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? द्वैत प्रकृति कहते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो देखिएगा, ये हमारा दूसरा हेडिंग है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। तो 2023 में जो स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम देंगे तो इनके लिए यह टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिएगा, इसकी डेफिनेशन होती क्या है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, तो देखिएगा ऐसा हम लोग मान लें, जैसे हमने एक मान लिया धातु का पृष्ठ है, क्या है, ये आपका धातु का पृष्ठ है। तो क्या होता है, जब किसी धातु के पृष्ठ पर, तो यहाँ पे क्या होता है, इसके ऊपर जब ये किरण आएगी तो ये ऐसे निकल जाएगी। तो देखिएगा, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, जैसे हम लोग मान लें यहाँ पे परावैगनी प्रकाश, कौन सा, परावैगनी प्रकाश, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश क्या होता है, आपतित होता है। आपतित मतलब होता है आता है, तो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। यही हमने नोट भी कर रखा है। क्या है, देखिएगा, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश, जैसे परावैगनी प्रकाश, आपतित होता है तो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव अथवा क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे ये कुछ नहीं है, क्या कहते हैं? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिएगा, इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहा जाता है? इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, या इनको हम लोग बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब देखिए, इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों के कारण प्रवाहित धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इस घटना की खोज किसने की थी? मतलब किसकी? प्रकाश वैद्युत प्रभाव की। इस घटना की खोज वैज्ञानिक हार्टज ने की थी। किसने की थी भैया? वैज्ञानिक हार्टज ने की थी। इसी क्रम में आपकी नेक्स्ट हेडिंग है, मतलब अगला टॉपिक है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम। तो ये सर्वप्रथम हम आपको बताए किसने थे? यहाँ पे जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम बताए थे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन जो है वैज्ञानिक लेनार्ड और मिल्कान ने प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम बताए हैं। वैज्ञानिक लेनार्ड ने और किसने भैया? वैज्ञानिक लेनार्ड ने और मिल्कान ने, आपको पता है
मिल्कान ने ई का मान जो बताया था वो बताया था, मिल्कान ने ई का मान ई बराबर 1.6 गुणे 10⁻⁻⁻19 कूलम। ये कैसा बताया था? रीड आवेश। कैसा बताया था? रीड आवेश। ये इलेक्ट्रॉन का मान होता है, तो वैज्ञानिक मिल्कान ने बताया था। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम तो किसने बताए? वैज्ञानिक लेनार्ड ने बताए हैं और मिल्कान ने बताए हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या है, सबसे पहला नियम, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता की कैसे होती है? अनुक्रमानुपाती होती है। तो अभी हमने आपको ये बताया था, जब किसी धातु के पृष्ठ पर उचित आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है, जैसे ये प्रकाश यहां पर आता है, अगर ये प्रकाश मान लेते हैं एकदम स्लोली हो, मतलब धीरे धीरे ऐसे आए, तो यहां से उतनी तेज से ये नहीं गुजरेगा। तो अगर प्रकाश तेज होता है, एकदम कड़क धूप हो, आप किसी थाली को लेके जाएं और धूप में सामने कर दें, तो क्या होगा? उससे तुरंत प्रकाश की किरण क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जितनी तेज ये प्रकाश आएगा उतनी तेज यहाँ से प्रकाश उत्सर्जित होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की कैसी होती है? आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। बी पॉइंट आपका है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा होती है आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती है। इसी के साथ आपको जो तीसरा पॉइंट है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर बढ़ती है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर चौथी पॉइंट की, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति से कम है, तो धातु के पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है, मतलब जैसे आएगा, जैसे मान ली ये धातु का तल है, इसके ऊपर जैसे गिरेगा वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। अब यहाँ पे क्या है देखिएगा, क्या लिखा है, जैसे ही प्रकाश फोटॉन या जैसे ही प्रकाश धातु के पृष्ठ पर गिरता है वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। इसका अर्थ क्या होता है जानते हैं आप लोग? इसका अर्थ होता है प्रकाश के धातु पर गिरने, जैसे प्रकाश के धातु पर गिरने तथा उत्सर्जित होने के बीच कोई समय पश्चता नहीं होती, मतलब कोई भी समय नहीं लगता है। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है देहली आवृत्ति। क्या है भैया? देहली आवृत्ति। तो मतलब क्या होता है, यहीं से आप समझ लीजिएगा क्या होता है। देखिएगा, आपतित कण फोटॉन की वह न्यूनतम आवृत्ति, मतलब जैसे यहां पर आएगा आपतित कण फोटॉन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके। तो देखिएगा, यही हमने नोट भी कर रखा है। क्या है देहली आवृत्ति? आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति, आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का क्या कर दे? उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति कहलाती है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसी के बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक है कार्यफलन। क्या है भैया? कार्यफलन। इसमें क्या हो जाएगा इसमें आपका है आपतित प्रकाश फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा। भाई वहां से प्रकाश आएगा, फिर उत्सर्जित होने में कुछ ना कुछ ऊर्जा हमको चाहिए, तो वहां पे क्या हो जाएगा, आपतित प्रकाश फोटॉन की वह न्यूनतम ऊर्जा जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके धातु का कार्यफलन कहलाती है। यहाँ पे इसे W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या होता है? H न्यू नॉट। तो देखिए कहा, जहां पे आप लोग H देख रहे हैं ना, H जो आपका है यहाँ पे होता है प्लैंक नियतांक। क्या होता है? प्लैंक नियतांक। न्यू नॉट आपकी क्या है? देहली आवृत्ति। क्या है? देहली आवृत्ति। तो यहाँ पे ये आपकी होगी देहली आवृत्ति। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है देहली तरंगदैर्घ्य। अब हम लोग बात करते हैं देहली तरंगदैर्घ्य की। सेम डेफिनेशन है, आपतित प्रकाश फोटॉन की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, आपतित प्रकाश फोटॉन की वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंगदैर्घ्य कहलाती है। अब देखिएगा, यदि धातु का कार्यबल हम लोग कितना माने? W, तो W बराबर क्या होता है? H न्यू नॉट होता है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे न्यू बराबर क्या होता है? C अपॉन लैम्डा होता है। तो W बराबर HC अपॉन क्या हो जाएगा? लैम्डा हो जाएगा। जब यहाँ से हम तरंगदैर्घ्य ज्ञात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? HC अपॉन W, मतलब W का भाग लग जाएगा। इसी के साथ आपकी नेक्स्ट हेडिंग है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या है? आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो देखिएगा, इसके लिए हमने आपको एक चित्र बना रखा है। तो देखिएगा क्या है,
सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहे क्या रहा है। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या किसके आधार पर की, ये पता है ना। आइंस्टीन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की है। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर की है। तो मतलब प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है, प्रकाश का जो उत्सर्जन है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटान। क्वेश्चन में पूछा जाता है फोटान किसे कहते हैं, तो आप लोग क्या बताएंगे, प्रकाश का उत्सर्जन ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता है, जिसे संयुक्त रूप से हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे इसके लिए हमने एक चित्र बना रखा है, आप लोग देख रहे होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। तो यहाँ पे जो प्रत्येक फोटान की ऊर्जा होती है वो कितनी होती है, एच न्यू होती है। प्रत्येक फोटान की ऊर्जा एच न्यू होती है। तो यहाँ पे बताया वैज्ञानिक आइंस्टीन ने, जब प्रकाश फोटान धातु के पृष्ठ पर गिरता है, यहाँ से आता है तो यहाँ पर गिरता है, जब प्रकाश फोटान धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो क्या होता है, धातु के पृष्ठ से जैसे ही बेटा गिरता है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो यहाँ पे हमने सेम निक भी रखा, देखिएगा वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया, जब प्रकाश प्रोटॉन धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो वह अपनी क्या करता है, संपूर्ण ऊर्जा यहीं पर दे देता है, जहां पे गिरता है संपूर्ण ऊर्जा इसी को दे देता है। अब जब वो संपूर्ण ऊर्जा इसकी को दे देता है तो यह ऊर्जा वो क्या करता है, दो भागों में व्यय करता है। तो यहाँ पे क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो को देता है, अब जैसे ही यहाँ पे देता है वह दो भागों में व्यय करता है। जैसे पहला भाग यहाँ पे जो व्यय करता है वो करता है किसके रूप में, गतिज ऊर्जा के रूप में, या हम लोग कह सकते हैं कार्यफलन। गतिज ऊर्जा बोल सकते हैं या कार्यफलन, है ना, गतिज ऊर्जा या कार्यफलन के रूप में व्यय करता है। अब देखिएगा गतिज ऊर्जा और कार्यफलन के रूप में क्या कर देता है, वो व्यय करता है। तो यही हमने नोट भी कर रखा है। देखिएगा वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बताया, जब प्रकाश फोटान धातु के पृष्ठ पर गिरता है तो वह अपनी संपूर्ण ऊर्जा धातु के किसी एक इलेक्ट्रॉन को दे देता है और अपना अस्तित्व क्या करता है, समाप्त कर देता है। इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो भागों में व्यय करता है। पहला भाग धातु के भीतर से पृष्ठ तक उत्सर्जित होने में, मतलब हम लोग कह सकते हैं कार्यफलन के रूप में। फिर उसने क्या कहा है, जबकि शेष भाग गतिज ऊर्जा के रूप में व्यय होता है। इन उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कैसी होती है, भिन्न होती है। जो इलेक्ट्रॉन धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होते हैं उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है भैया, अधिकतम होती है। अब हमको यह सिद्ध करना है, उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम होती है। यह हमको क्या करना है, अब सिद्ध करना है। कैसे हम लोग सिद्ध करेंगे, तो देखिएगा, अतः आइंस्टीन के अनुसार क्या है, हमने बताया था एच न्यू बराबर एक कार्यफलन के रूप में, दूसरा आपका क्या है, गतिज ऊर्जा, मतलब ई के मैक्सिमम, अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, अधिकतम गतिज ऊर्जा। उनकी गतिज ऊर्जा कैसी होती है, अधिकतम होती है। तो हमने क्या लिख रखा है यहाँ पे, अधिकतम गतिज ऊर्जा। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, जब इसको हम लोग ज्ञात करेंगे तो ई के, ये क्या है आपका मैक्सिमम बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमें इसके बराबर ज्ञात करना, तो ये आपका हो जाएगा एच न्यू माइनस क्या हो जाएगा आपका, डब्ल्यू हो जाएगा, एच न्यू माइनस डब्ल्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, गतिज ऊर्जा होता है हाफ एम बी स्क्वायर, क्या होता है, हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, मैक्सिमम हो जाएगा बराबर, ये क्या है आपका एच न्यू माइनस डब्ल्यू बराबर आपका होता है एच न्यू नॉट। क्या होता है भैया, एच न्यू नॉट होता है। तो यहाँ पर नोट करते हैं एच न्यू नॉट, तो देखिएगा हाफ एम बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका मैक्सिमम बराबर, एच यहाँ से कॉमन कर लेते हैं तो न्यू माइनस क्या बचेगा, न्यू नॉट। क्या बचा, न्यू माइनस न्यू नॉट। तो यही आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहलाता है। यही ना, यही आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। तो यह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2023 की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ आपका नेक्स्ट टॉपिक है, इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 और मान लेते हैं। क्या मानते हैं, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अब यहाँ पे हमें आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करना है, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, इस समीकरण के द्वारा, तो आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण द्वारा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या, तो यहाँ पे क्या होता है, आइंस्टीन के अनुसार देखिएगा, धातु के पृष्ठ पर जितने अधिक फोटान आपतित होते हैं, देखिएगा हम लोग यहाँ पे चित्र के माध्यम से आपको दिखाते हैं, क्या है, जैसे यहाँ पे भैया आपतित होंगे तो वैसे ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो धातु के पृष्ठ पर जितने अधिक फोटान आपतित होते हैं,
प्रकाश इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक आपतित होते हैं, या प्रकाश इलेक्ट्रॉन उतने ही अधिक उत्सर्जित होते हैं। सॉरी भाई, क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं दूसरा पॉइंट यहाँ पे क्या बन रहा है। तो देखिएगा इसी समीकरण अनुसार दूसरा पॉइंट है, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि, यहां से आप लोग देखिएगा समीकरण 1 से स्पष्ट है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, यहाँ पे कैसी है? अधिकतम है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। फिर देखिएगा सी पॉइंट में समीकरण 1 से स्पष्ट है कि आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अगर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका प्रकाश बढ़ाएंगे तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे क्या होता है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब देखिएगा यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका, समीकरण 1 से स्पष्ट है कि यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू का मान देहली आवृत्ति से कम है, अभी हमने आपको बताया था यदि आपतित फोटॉन की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, क्या कहलाती है? देहली आवृत्ति कहलाती है। अब यहाँ पे देखिएगा देहली आवृत्ति से अगर कम है तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। भाई इसका मान जब कम होगा तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होगी? देहली आवृत्ति से कम होगी तो इसकी जो ऊर्जा होगी वो कैसी होगी? ऋणात्मक होगी, जो कि असंभव है। तो इस स्थिति में जब ये ऋणात्मक होगी तो इस स्थिति में धातु के पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होता है। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक आपका है द्रव्य तरंगें अथवा द्विव्रागली तरंगें। तो देखिएगा क्या है, द्रव्य तरंगें अथवा द्विव्रागली तरंगें या द्विव्रागली तरंग दैर्घ्य क्या है? देखिएगा इसके अनुसार हम लोग बात करते हैं, यहाँ पे क्या है, जब भी द्रव्य कण, कौन से? जब भी द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, फोटॉन हो गया, गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। तो द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को, द्रव्य कणों से संबंधित इन तरंगों को हम लोग क्या कहते हैं? द्रव्य तरंगें अथवा द्विव्रागली तरंगें कहते हैं। अब द्रव्य तरंगों से संबद्ध तरंग दैर्घ्य को हम लोग क्या बोलेंगे भैया? यहाँ पे क्या हो जाएगा? द्विव्रागली तरंग दैर्घ्य कहते हैं। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है आपका, देखिएगा द्विव्रागली तरंग दैर्घ्य के सूत्र की उत्पत्ति। अब यहाँ पे हमें क्या करना है? इसका सूत्र ज्ञात करना है। इसका सूत्र होता क्या है? तो देखिएगा प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या होता है? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत का E बराबर एच न्यू, क्या होता है? E बराबर एच न्यू। तो हम लोग जानते हैं आइंस्टीन का जो प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है, तो उसी में हमने आपको बताया था जो आइंस्टीन का ये होता है प्रकाश वैद्युत समीकरण। अब इसमें हमें क्या करना है, यहाँ पे क्या आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का मान रखना है। तो E बराबर क्या होता है? m इंटू सी स्क्वायर। क्या होता है? m इंटू सी स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा m इंटू सी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका? एच न्यू हो जाएगा। हमें क्या करना है? द्रव्यमान भैया ज्ञात करना है, तो आपका हो जाएगा एच न्यू अपान कितना हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा सी स्क्वायर। हमें क्या पता है? ये फोटॉन, क्या होता है? फोटॉन। तो मान लेते हैं यदि फोटॉन का संवेग कितना हो? पी हो। तो देखिएगा अतः फोटॉन का संवेग पी हो, तो फोटॉन का संवेग पी हो तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी बराबर होता है, संवेग होता है द्रव्यमान तथा, देखिएगा यहाँ पे इसका सूत्र होता है पी बराबर एम इंटू वी। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को हम लोग संवेग कहते हैं। तो वी की जगह हमें प्रकाश की चाल लेनी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा यहाँ पे आपका हो जाएगा m इंटू क्या हो जाएगा भैया? m इंटू सी हो जाएगा। अब हमें m का मान रखना है, तो देखिएगा p बराबर m का मान कितना है आपका? एच न्यू अपान कितना है? सी स्क्वायर। एच न्यू अपान सी स्क्वायर इंटू देखिएगा क्या हो जाएगा? सी, तो वर्ग से इसको काट देते हैं, तो p बराबर आपका कितना बचा? यहाँ पे आपका बचा एच न्यू अपान सी। कितना बचा? एच न्यू अपान सी। इसी के साथ क्या होता है दोस्तों? देखिएगा न्यू बराबर आपका होता है सी अपॉन लेमडा। क्या होता है? न्यू बराबर सी अपॉन लेमडा। तो यहाँ पे हम लोग मान रखते हैं पी बराबर, यहाँ पे हो जाएगा एच, न्यू की जगह हमें क्या रखना है? सी अपॉन लेमडा। जो यहाँ पे सी बचा था वो भी नोट कर लिया, तो यहाँ पे सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ पे आपका क्या बचेगा? देखिएगा यहाँ पे सी से सी कट गया है, तो यहाँ पे क्या बचा आपका? पी बराबर एच अपॉन लेमडा। अब हमें क्या तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना था, तो या इसको हम लोग लिख सकते हैं लेमडा बराबर एच अपान पी। लेमडा बराबर एच अपान पी लिख सकते हैं। तो यही डी ब्रागली तरंग दैर्घ्य का
सूत्र होता है। आगे अगर हम लोग बात करते हैं, अगला टॉपिक अगर हम लेना चाहें तो इलेक्ट्रॉन की डिवरागली तरंगदैर्घ्य हम लोग ज्ञात करके आपको दिखाते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन की डिवरागली तरंगदैर्घ्य। तो देखिएगा हम जानते हैं कि गतिज ऊर्जा कितनी होती है, तो गतिज ऊर्जा हाफ mv², तो हम लोग क्या मानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर मान लेते हैं। तो यहाँ पे जब हम भैया क्या करते हैं, 2 का इधर गुणा करते तो v² बराबर, तो ये हो जाएगा 2ev, क्या हो जाएगा 2ev हो जाएगा। जब यहाँ पे हम लोग ऐसा कर लें 2ev हो गया ना, तो यहाँ पे हमने 2 का इधर गुणा कर दिया, तो यहाँ पे कितना बचेगा भाई, m का भी इधर भाग लग जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग अगर v बराबर ज्ञात करेंगे तो आपका हो जाएगा √2ev अपॉन कितना हो जाएगा आपका m हो जाएगा, √2ev अपॉन m। तो देखिएगा इलेक्ट्रॉन का संवेग, भाई संवेग कितना होता है, इसलिए अभी हमने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का संवेग m इंटू v होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, p बराबर m इंटू v का मान कितना है, √2ev अपॉन कितना है, m है, √2ev अपॉन m। तो इसलिए या इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको, देखिएगा बहुत ध्यान से। तो देखिएगा भैया p बराबर, अगर हम इस m का यहाँ पे गुणा करेंगे तो अंडर रूट यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिएगा 2ev हो जाएगा, 2ev यहाँ पे करेंगे तो यह हो जाएगा m² अपॉन कितना हो जाएगा m। यहाँ से इसको हम लोग काट देते हैं तो कितना बचेगा, p बराबर √2ev, कितना बचा 2ev m। या इसको हम लोग क्रम में लिखना चाहें तो आपका कितना हो जाएगा पता ना दोस्तों, ये आपका हो जाएगा p बराबर √ कितना हो जाएगा, देखो 2emv, कितना हो गया 2emv। अभी हमने आपको तरंगदैर्घ्य बताई थी, तो तरंगदैर्घ्य में आपका कितना आया था, लैम्डा बराबर h अपॉन कितना आया था, p आया था। तो यहाँ पे हम लोग इसी मान रख देते हैं। तो देखिएगा, अतः इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डिवरागली तरंगदैर्घ्य, इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डिवरागली तरंगदैर्घ्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवरागली तरंगदैर्घ्य की हम लोग अगर बात करते हैं तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या भैया, लैम्डा बराबर कितना है भैया, h अपॉन p का मान उठा के रख देना है। तो p का मान कितना है, √2em इंटू v, √2em इंटू v। अगर हम इसको हल करना चाहें तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको हल करना चाहें तो इसको हम लोग हल भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हल करने पर जो इसका मान आएगा तो वो आपको हल करना है। वैसे हमको इलेक्ट्रॉन की जो द्विबरली तरंगदैर्घ्य होती है वह आपकी यही होती है। अगर हम यहाँ पे मान रखना चाहें, ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का 19, एम का मान होता है 9.1 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का 31। तो यहाँ पे देखिएगा हम आपको बता दें, अगर हम लोग यहाँ पे हल करना चाहें तो लैम्डा बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा एच का मान होता है 6.6 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का 34 जूल सेकेंड होता है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे 2 गुणे ई का मान 1.6 कितना हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1.6 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का 19, फिर गुणे एम का मान कितना है 9.1 गुणे 10 टू दी पावर माइनस का 31, फिर गुणे यहाँ पे हमें क्या करना है v का मान। तो v का मान तुमको पता नहीं है, वोल्टेज है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा फिर यहाँ पे आपका जो इसको हम लोग टोटल जब आप लोग हल करेंगे, यहाँ पे जब आप लोग इसको टोटल हल करेंगे तो आपका आएगा अंडर रूट, आपका आ जाएगा 150 अपॉन अंडर रूट v। ये किस में हो जाएगा आपका, एंगस्टान में। जब आप इसको भी दोस्तों हल करें, हम कैलकुलेशन पहले से ही दोस्तों करे हैं, क्योंकि इस वजह से किया है कैलकुलेशन, क्योंकि आपकी वीडियो और भी ज़्यादा लंबी ना हो जाए, शॉर्ट में हम आपको बताते चलते। तो यहाँ पे जब इसको हल करेंगे तो इसका जो एलसीएम आएगा, सॉरी यहाँ पे जो इसका मान आएगा किसका, वर्गमूल का, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल का 2 का 2 में गुणा होता है, 3 का 3 में गुणा होता है, 4 का 4 में गुणा होता है। वोल्ट यहाँ पे आपको क्या होगा, हम लोग 150 है तो 12 वारियम कितना होता है 144 होता है। तो यहाँ पे कितना है आपका 12.27 अपॉन कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट v, कितना है अंडर रूट v। ये किसमें हो जाएगा आपका, एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, एंगस्ट्रॉन में हो जाएगा। तो बोर्ड एग्जाम 2023 से यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।